दोस्तों, यमन में हत्या के एक मामले में मौत की सजा का सामना कर रही भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को बड़ी राहत मिली है। भारत के ग्रैंड मुफ्ती कंथापुरम एपी अबू बकर मुस्लियार के ऑफिस ने घोषणा की है कि निमिषा प्रिया की मौत की सजा को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। हालांकि निमिषा प्रिया की सजा को लेकर अभी तक संशय बरकरार है। मतलब अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि उन्हें पूरी तरह से माफी मिल चुकी है और इस मामले को लेकर तरह तरह की अटकलें भी लगाई जा रही है। लेकिन ग्रैंड मुफ्ती ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है कि किसी भी तरह निमिषा की जान को बचा लिया जाए। दोस्तों, आपको बता दें कि निमिषा की फांसी 16 जुलाई को ही होनी थी, लेकिन मुफ्ती ने कॉल करके फांसी की सजा को टलवा दिया था। वहीं निमिषा की रिहाई का रास्ता देख रहे उनके पति और बेटी यमन पहुंच चुके हैं। वहीं दोस्तों, एक तरफ ग्रैंड मुफ्ती निमिषा को बचाने में लगे हुए हैं और काफ़ी हद तक कामयाबी भी मिल गई है। वहीं दूसरी तरफ निमिषा को बचाने के नाम पर 35 लाख रुपया खाने का आरोप सैमुअल नाम के एक शख्स पर लगा है। पहले निमिषा प्रिया के नाम से इंटरनेशनल काउंसिल बनाया गया, फिर उसमें चंदा आया और एक शख्स सैमुअल, जिस पर आरोप लग रहा है कि उसने आखिरी वक्त में नर्स निमिषा को धोखा दे दिया और 35 लाख का चंदा हजम कर गया। जी हाँ, वही निमिषा जिसके लिए ग्रैंड मुफ्ती ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। कैसे भी करके भारत की निमिषा को बचा लिया जाए, उसी निमिषा को सैमुअल ने धोखा दिया। दोस्तों, सैमुअल पर पैसा हड़पने का आरोप मेहदी के परिवार ने लगाया है। मेहदी वो शख्स है जिसकी हत्या के आरोप में निमिषा इस वक्त जेल में कैद है। पहले जरा सैमुअल का खेल समझिए। दी हिंदू के मुताबिक दोस्तों, मेहदी के भाई ने फेसबुक पर पोस्ट लिखकर सैमुअल पर ब्लड मनी के लिए 35 लाख रुपए फर्जी तरीके से वसूलने का आरोप लगाया। इन पैसों के बारे में निमिषा के परिवार को भी नहीं बताया। सैमुअल काउंसिल का मुख्य सदस्य है जो यमन की राजधानी सना में रहता है। मृतक के भाई ने जैसे ही सैमुअल पर पैसे खाने का आरोप लगाया, वैसे ही निमिषा इंटरनेशनल काउंसिल हरकत में आ गई। काउंसिल के लीगल एडवाइजर के मुताबिक सैमुअल को काउंसिल से हटा दिया गया। सैमुअल से दूतावास के जरिए गलत तरीके से पैसे लेने के दोस्तों आरोप लगे। सैमुअल तमिल मूल का है और यमन में ही रहता है। निमिषा के जेल जाने के बाद से वो इस केस में एक्टिव हो गया था। कई बार उसने निमिषा से जेल में मुलाकात की। निमिषा केस में सबसे मुखर वक्ता यही सैमुअल रहा था, जिस पे आरोप लग रहे हैं कि 35 लाख रुपए वो हजम कर गया। दरअसल निमिषा प्रिया की जान ब्लड मनी पर बातचीत को लेकर बची हुई है। क्या है ये पूरी कहानी, चलिए आपको दोस्तों शुरुआत से बताते हैं। आखिर निमिषा प्रिया का पूरा केस क्या है? दोस्तों, साल था 2008। केरल में एक गरीब परिवार था जिसमें बस एक माँ और बेटी थी। बेटी का नाम निमिषा था। निमिषा की माँ दूसरे के घरों में काम किया करती थी। निमिषा अपनी माँ को दूसरे के घरों में रोज काम करते हुए जाते हुए देखा करती थी और निमिषा सोचा करती थी कि एक दिन वो घर की माली हालत सुधार देगी। निमिषा पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छी थी, लेकिन घर की हालत ठीक नहीं थी, जिस वजह से उसकी माँ उसकी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पा रही थी। जैसे तैसे करके उसने आधी अधूरी पढ़ाई पूरी की। फिर किसी तरह लोगों और एनजीओ की मदद से निमिषा ने नर्सिंग डिप्लोमा का कोर्स कर लिया। निमिषा ने नर्सिंग का कोर्स तो कर लिया, लेकिन काफ़ी ढूंढने के बाद भी उसे केरल में नौकरी नहीं मिल रही थी। इसी बीच निमिषा और उसकी मां को पता चला कि यमन में नर्सों के लिए अच्छे मौके हैं और वहां आसानी से नौकरी भी मिल जाती है। न चाहते हुए भी निमिषा की मां ने अपनी बेटी को यमन भेजने का फैसला ले लिया और 19 साल की निमिषा अच्छे भविष्य का सपना लेकर यमन चली गई। यमन जाते ही निमिषा को देश की राजधानी सना के एक सरकारी अस्पताल में नर्स की अच्छी नौकरी मिल गई। तब यमन में काफ़ी ज़्यादा शांति हुआ करती थी। नौकरी मिलते ही निमिषा माँ को बताती है कि उसके दिन अब बदलने वाले हैं, क्योंकि उन्हें सरकारी अस्पताल में अच्छी नौकरी मिल गई है। दोस्तों, सब कुछ इस वक्त तक बहुत बढ़िया चल रहा था और उसके ठीक नौकरी के 3 साल के बाद निमिषा एक तरह से कह सकते हैं कि अपनी शादी के लिए कोच्चि वापस आई। उसके बाद निमिषा की शादी एक ऑटो चलाने वाले शख्स जिसका नाम टॉमी थॉमस है, उससे हो गई। शादी के बाद वो अपने पति के साथ फिर से यमन लौट गई। यमन पहुंचकर निमिषा ने अपना काम जारी रखा। उसके बाद थॉमस को एक इलेक्ट्रीशियन ने अपने असिस्टेंट के तौर पर रख लिया। वक्त बीतता गया और फिर 2012 में निमिषा ने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी के आने से घर में खुशियां तो आई, लेकिन दोनों वर्किंग पेरेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया।
उसके बाद थॉमस की सैलरी भी काफ़ी कम थी, जिससे आर्थिक दिक्कतें बढ़ने लगी थी। थॉमस अपनी बच्ची की परवरिश के लिए 2014 में बच्ची को लेकर वापस केरल लौट आया। इधर थॉमस बच्ची के साथ देश लौटा और उधर यमन में गृह युद्ध शुरू हो गया और भारतीयों के लिए यमन के नए वीज़े मिलने भी बंद हो गए। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, निमिषा अपने परिवार से अलग थलग हो गई। गृह युद्ध की शुरुआत में यमन के हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब तो नहीं थे और उधर दूसरी तरफ निमिषा यमन में सोच रही थी कि कैसे अपनी कमाई को बढ़ाए ताकि पति और बच्ची को आराम मिल सके। इसलिए उसने यमन के अंदर ही यानी सना में, सना जो राजधानी है यमन की, वहाँ अपना एक खुद का क्लिनिक खोलने का फैसला किया। लेकिन यमन के कानून थोड़ा अलग है। वहाँ किसी भी विदेशी को अगर बिजनेस करना है या इस तरह की किसी चीज़ को इंस्टीट्यूशन खोलना है तो उसे किसी लोकल शख्स के साथ पार्टनरशिप में ही करनी पड़ेगी। और यहीं से दोस्तों निमिषा की बर्बादी की शुरुआत हुई। निमिषा यमन में किसी को अच्छे तरह से जानती नहीं थी और वो एक ही परिवार को जानती थी, मेहदी के परिवार को। वो इसलिए जानती थी क्योंकि सरकारी अस्पताल में जब वो नौकरी करती थी तो मेहदी की पत्नी अपने बच्चे के जन्म के लिए वहाँ आई थी। मेहदी और उसके परिवार से निमिषा की अच्छी जान पहचान हो गई थी। मेहदी कपड़े की दुकान चलाकर अपना गुजारा किया करता था, तो निमिषा ने मेहदी के साथ मिलकर क्लिनिक खोलने का फैसला किया और उसके बाद उसने एक तरह से कह सकते हैं कि मेहदी के सामने ये प्रस्ताव रखा। तो ऑफ कोर्स वो कपड़े की दुकान चलाता था, उसके लिए अच्छा ऑफर था, वो मान गया। फिर निमिषा ने मेहदी के साथ मिलकर क्लिनिक की शुरुआत की। निमिषा का क्लिनिक 14 बेड का था और उसने नाम रखा अल अमान मेडिकल क्लिनिक। निमिषा ने बहुत मेहनत की और उसके बाद यमन में ही अपने बेटी और पति को भी बुलाने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त यमन में गृह युद्ध तेज हो गया और भारत सरकार ने यमन की यात्रा पर ही रोक लगा दी। एक तरह से भारत सरकार ने यमन में रह रहे अपने 4600 नागरिकों को बाहर निकाल लिया, लेकिन निमिषा ने अपना नया क्लिनिक छोड़कर भारत लौटने से इनकार कर दिया। वजह थी क्योंकि उसने जो क्लिनिक खोला था उसमें उसने अपने रिश्तेदारों, दोस्तों से काफ़ी ज़्यादा पैसा ले रखा था, इसलिए वो चाह करके भी वापस नहीं आ सकती थी। क्योंकि वापस आती तो उसे पैसे चुकाने पड़ते और पैसे कैसे चुकाती, उसने सारे पैसे अपने एक तरह से पूरी ज़िंदगी की कमाई उसी क्लिनिक में लगा दी थी, इसलिए वो भारत नहीं लौट सकती थी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यमन में रहना उसकी जान पर बनाएगा। निमिषा का क्लिनिक काफ़ी अच्छा चलने लगा और इसी बीच मेहदी ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने सबको बता दिया कि निमिषा उसकी पत्नी है और क्लिनिक से होने वाली कमाई उसने निमिषा से छीनना शुरू कर दिया। मेहदी ने यहाँ तक किया कि निमिषा का पासपोर्ट भी अपने पास रख लिया ताकि वो यमन से भाग न सके। और वो सबसे बड़ी बात ये थी कि जो मेहदी था वो ड्रग्स लेता था और उसके बाद निमिषा को वो टॉर्चर करने लगा था। उसने कई बार बंदूक की नोक पर निमिषा को धमकी भी दी। उसने क्लिनिक के सारे पैसे रख लिए और लड़की के जो निमिषा थी उसके गहने भी ज़बरदस्ती छीन लिए। इस तरह से शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना से एक तरह से निमिषा काफ़ी ज़्यादा तंग आ गई। उसने पुलिस में भी इसकी शिकायत की, लेकिन पुलिस ने उल्टा मेहदी पर कार्रवाई करने के बजाय निमिषा को ही अरेस्ट कर लिया और 6 दिन तक जेल में रखा। जेल से निकलने के बाद निमिषा पर मेहदी के अत्याचार और ज़्यादा बढ़ गए। इसी बीच जुलाई 2017 में निमिषा की जान पहचान अपनी क्लिनिक के पास वाली जेल की वार्डन से हो गई। वार्डन ने निमिषा की कहानी सुनकर उसे एक सुझाव दिया कि वो बेहोशी की दवा की मदद ले सकती है। मतलब ये कि वो एक क्या करे कि निमिषा जो परेशान थी मेहदी से, मेहदी जब उसके पास आए तो उसको चाय में वो जो पाउडर है, जो बेहोशी की दवा है, उसको मिला दे और वो जब बेहोश हो जाए तो वो अपना वहाँ से पासपोर्ट ले ले और फिर इस देश को छोड़कर चली जाए। उसी वजह से निमिषा ने क्या किया कि बेहोशी की दवा दे दी मेहदी को, लेकिन मेहदी ड्रग्स लेता था इसलिए उस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। तो निमिषा ने फिर दूसरे दिन फिर इसी तरीके से बेहोश करने की कोशिश की और इस बार उसने दवा का डोज थोड़ा ज़्यादा रख दिया, लेकिन डोज मेहदी के लिए इतना ज़्यादा हो गया कि वो हमेशा के लिए बेहोश हो गया। मिनटों में उसकी मौत हो गई। मौत के बाद निमिषा डर गई। उसने मेहदी के शव के टुकड़े किए वाटर टैंक में डाल दिया। इसके बाद वो वहाँ से फरार हो गई। मेहदी की मौत के लिए निमिषा को जिम्मेदार बताया गया और उसकी तलाश शुरू की गई। निमिषा 1 महीने बाद सऊदी अरब की सीमा के नज़दीक यमन से गिरफ्तार कर ली गई और उसे जेल में बंद कर दिया गया। साल 2020 में एक स्थानीय अदालत ने निमिषा की मौत की सज़ा सुनाई।
जिसके बाद से ये पूरा मामला बढ़ा और भारत में भी इसकी चर्चा शुरू हो गई और उसके बाद से लेकर के अभी तक ये चीज़ें चल रही थी। 16 जुलाई 2025 को उसको फांसी होनी थी, लेकिन ग्रैंड मुफ्ती की जो इन्फ्लुएंस था, उन्होंने वहाँ के दूसरे जो टॉप लीडर्स थे वहाँ कॉल करके उन्होंने माफ़ी की अर्ज़ी लगाई, माफ़ी की रिक्वेस्ट की, जो भी चीज़ें थी उसके बाद एक तरह से माफ़ी मिल गई। लेकिन अभी भी संशय बरकरार है कि उन्हें माफ़ी मिली है या नहीं मिली है, ब्लड मनी का जो चक्कर है वो है या नहीं। आपको बता दें दोस्तों कि यमन के अंदर ब्लड मनी का सिस्टम है कि अगर उसके मेहदी के परिवार वाले माफ़ कर देते हैं, ब्लड मनी के लिए पैसे लेकर अगर माफ़ी दे देते हैं, तो फांसी की सज़ा नहीं होगी निमिषा को। तो ऐसा हो सकता है और इसी के वजह से एक आस लगी हुई है कि निमिषा की जान बच सकती है यमन के अंदर में दोस्तों। तो इसी को लेकर पूरा मामला जो है वो यही है। इस पूरे मामले में आप क्या कहते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।